आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है मैथ्स में NCERT का, उसका हम लोग YouTube पर MCQ सीरीज लेकर के आए हैं। और यह जो वीडियो है काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि परीक्षाएं काफ़ी निकट आ चुकी है और आप सभी की तैयारियां जो है हो सकती है कि इस चैप्टर में ना हो या कहीं ना कहीं कोई डाउट रह गया हो। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को, उन सारे डाउट को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और यह जो वीडियो है हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, हमने एक पुस्तक लिया है जो बिहार बोर्ड में काफ़ी फेमस है और इसी पुस्तक के हम लोग लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए, हमारा जो चैप्टर नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और चलिए हम इन्हीं क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई निम्नलिखित में से क्या होगी। हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 100 मीटर, 100√2 मीटर, 200/√3 मीटर एंड 200 मीटर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारा जो प्रश्न है हमारे सामने दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है कि एक 100 मीटर ऊंचाई पर मान लेते हैं कि कुछ एक तरह से फिगर हम बनाएंगे, ठीक है। यह जो हमारा फिगर है वो इस तरह से डिनोट करेगा कि हमारा जो ऊंचाई है वो 100 मीटर की ऊंचाई पर, ये 100 मीटर हमारा जो होगा ये ऊंचाई हो जाएगा हमारा। और 100 मीटर की ऊंचाई पर एक जो है पतंग उड़ रही है और उसकी जो डोरी है, ठीक है, डोरी की लंबाई, यह जो डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और भूमि के साथ वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। मान लेते हैं कि यह त्रिभुज है A, B और C। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम देख सकते हैं आप यहाँ पर पतंग की ऊंचाई के बारे में बात की गई है और पतंग के डोरी के बारे में बात की गई है। यानी इन दोनों का अहम रोल है इस फिगर में और इसका कोई रोल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज हम लोग चलेंगे ABC में। और इस त्रिभुज जब ABC में हम लोग चलेंगे तो यहाँ से लेंगे लंबाई जो AB है हमारा, और हम लोग लेंगे पतंग की डोरी की जो लंबाई है AC। यानी हमने लिया, ये देखा जाए तो ये लंब है, ये कर्ण है और ये हमारा आधार है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, P लिया है और हमने H लिया है। हमने चैप्टर 8 में पढ़ रखा है कि P/H जो होता है वो हमारा क्या देता है, साइन देता है। P/H अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता था वो P/H होता था। तो हमने AB/AC लिया है, हमने P/H लिया है, तो इसलिए यहाँ पर साइन लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर डिग्री जो कितना है, कितना भूमि के साथ कोण बना रहा है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से क्या करेंगे कि AB का जो वैल्यू हमें दिया हुआ है 100, तो हम यहाँ पर AB के जगह पर 100 लिखेंगे। हमें AC का वैल्यू नहीं पता है क्योंकि ये हमें निकालना है, तो AC को AC ही लिखेंगे। और साइन 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, हमने चैप्टर 8 में पढ़ाया है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और उन सारे वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि परीक्षा आपके काफ़ी निकट आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर साइन 60 की जो वैल्यू है उसकी होती है वैल्यू √3/2। आपको याद रखना है कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थियों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम AC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा AC √3, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AC को यहीं छोड़ देंगे और √3 जो इसके साथ गुना के रूप में है, बराबर को उधर भेजेंगे तो इस तरह करके ये भाग में बदल जाएगा और यही हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा, हमारे ऑप्शन से मैच करेगा। आप देख सकते हैं 200 मीटर बाई √3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इसको किया, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर उड़ रही छाया, पड़ रही छाया लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। यानी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है
जमीन पर उसकी छाया पड़ रही है और छाया की लंबाई भी हमें दे रखा है 4√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य के साथ उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री का बन रहा है, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है सेम उसी तरह का एक फिगर बनाएंगे। और आप देख सकते हैं फिगर हमने बनाया, इसका नाम हमने रखा है ए, बी और सी। और यहाँ पर 12 मीटर जो है वो हमारा जो है खंभे की ज़मीन पर ऊंचाई है, 12 मीटर ये हमारा जो है ऊंचाई होगा, ये 12 मीटर हो जाएगा। और जो छाया की लंबाई है, ज़मीन पर छाया नीचे पड़ती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4√3 मीटर, ये हमारी जो छाया की लंबाई है। और हमें जो है इस बार थीटा का मान निकालना है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको पता होना चाहिए। उन्नयन कोण वह कोण होता है जब हम किसी वस्तु को नीचे से किसी ऊंचाई पर, जैसे यहाँ पर सूर्य है तो हम नीचे से उस सूर्य की वस्तु को देख रहे हैं, तो ये उन्नयन कोण होता है। और अवनमन कोण जो होता है, या जब हम लोग किसी ऊंचाई पर किसी भवन के ऊपर चढ़ गए और हम किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहे हैं, तो जो एंगल बनता है वो अवनमन कोण होता है। और यदि आप जमीन पे हैं और भवन के ऊपरी सिरे को देख रहे हैं, तो नीचे से देखने पर जो कोण बन रहा है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, तो आज हमें थीटा का मान इस प्रश्न में निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हैं, इस प्रश्न में हमें इस भुजा की और इस भुजा के बारे में जिक्र किया गया है। हमारा इस बार इस भुजा का कोई जिक्र भी, कोई रोल नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये लंब है यानी P है, ये हमारा आधार है, ये B है, और यहाँ पर हमारा H है। तो इस बार P और B का जो है हमारा ज़रूरत है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, क्योंकि परीक्षाओं में तो इतना लिखना नहीं होता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में करा दे रहा हूँ ताकि आप जो है इसको देख करके सही से सीख सकें और आने वाली परीक्षा में अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए त्रिभुज ABC में जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, AB लेंगे, और हम लोग नीचे से क्या लेंगे, BC लेंगे। हमने क्या लिया, P और B लिया है, हमने लिया है P और B। तो हमने आपको सिखाया है कि P और B किस में होता है, तो tan थीटा बराबर हमने पढ़ा है P/B चैप्टर 8 में। जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चैप्टर 8 का वीडियो नहीं देख करके आए हैं, तो आपको जा करके पहले चैप्टर 8 पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह जो चैप्टर है चैप्टर 8 से ही जुड़ा हुआ है, उसी से संबंधित है। तो पहले आप जा करके चैप्टर 8 को देखिए और तब यहाँ पर आइए, तब ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो हमारा देख सकते हैं कि हमारा AB/BC है, हमने क्या लिया है, P/B लिया है। और P/B हमें क्या देता है, tan देता है। इस बार थीटा का मान हमें नहीं पता है, तो tan का यहाँ पर थीटा लिखेंगे। और यहाँ से देखिए क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि AB का मान 12 है, तो हम यहाँ पर 12 लिख देंगे। BC का मान 4√3 है, तो 4√3 लिख देंगे। और tan के साथ जो थीटा चल रहा है वो थीटा को हम लोग लेकर के कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू हमें नहीं पता है। आप देख सकते हो कि 4 से 12 को हम 3 बार में घटा सकते हैं। तो हमारा जो tan थीटा बराबर हमें क्या मिल गया है, 3/√3। हमने यहाँ से हर का परिमेयकरण का नाम आपने सुना होगा, हर का परिमेयकरण हम लोग करेंगे, यानी √3 से गुना भी करेंगे, √3 से भाग भी करेंगे। यानी अब ये क्वेश्चन हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3√3, और √3 जो मल्टीप्लाई करती है, याद रखिएगा √3 और √3 जो मल्टीप्लाई करती है वो 3 में बदल जाती है। तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा, और ये 3 से ये 3 जो होगा वो कट जाएगा। आगे जो होगा tan थीटा इक्वल टू, जो हमारा √3 है उस जो है आपको tan में ही √3 का वैल्यू ढूंढना है कि किसका वैल्यू होता है। तो आपको पढ़ाया गया है चैप्टर 8 में, tan में √3 जो वैल्यू होता है वो tan 60 का होता है। यहाँ से tan से tan कट जाएगा और थीटा का वैल्यू हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं हमारा थीटा का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई पर क्या होगी। ठीक है, यानी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, आपको थीटा का मान दे रखा 45 डिग्री। तो हमें मीनार की छाया की जो लंबाई है वो ज्ञात करनी है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक इस तरह का एक मीनार है। ठीक है, इस तरह का एक हमारे पास मीनार है जिसका मान हम नाम रखेंगे A, B और C। और यहाँ पर जो मीनार की
जो ऊंचाई है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10 मीटर है। तो ऊंचाई जो है वो हमारा 10 मीटर दिया हुआ है। और जो हमारा कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 45 लिख दिया हमने। और हमें जो है इसकी छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी यह जो पोर्शन है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में, और ABC में जब हम लोग चलेंगे तो हम यहाँ से क्या लेंगे, देखिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस P का रोल है, इस B का रोल है, और इस H का कोई रोल नहीं है, यानी ये हमें निकालना है। तो ये P और B का भी कहानी हम लोग लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग लेंगे AB, और यहाँ से लेंगे BC, और यहाँ पे हम लोग लेंगे कितना, tan 45। tan हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने P और B लिया है, और हमने अभी पीछे के प्रश्न में बताया कि P और B जो होता है वो किसका होता है, tan का वैल्यू होता है। तो tan यहाँ पर 45 हो जाएगा। AB हमारे पास क्या है, 10 है। BC हमारे पास नहीं पता है, BC को छोड़ देंगे। और tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। आपको याद रखना है, tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से BC को 1 से गुना कर लीजिए तो BC को 1 से गुना करें तो BC मिलेगा, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, BC का वैल्यू जो हमें निकालना था 10 मीटर, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। आप देख सकते हैं एक खंभा है जिसकी ऊंचाई और भूमि पर जो छाया बन रही है वो भी दोनों की लंबाई समान है, यानी खंभे की ऊंचाई की लंबाई और जो छाया पे परछाई बन रही है उसकी लंबाई, दोनों की समान लंबाई है। तो उन्नयन कोण बताइए क्या होगा, उन्नयन कोण क्या होगा। तो आइए इस प्रश्न को करने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में चल रहे हैं, और 4 में जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि देखिए हमारे पास क्या है कि एक इस तरह से क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से हमारे पास एक मीनार है, एक खंभा है, इसका नाम हम लोग रखेंगे A, B और C, और ये जो वैल्यू है जो AB है उतना ही हमारा BC भी है। ठीक है, हमें जो है यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज जब हम लोग चलेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, देखो इसमें हम यहाँ पर भी P का रोल है, B का रोल है, यहाँ H का कोई रोल नहीं है। तो हम लोग फिर से वही लेंगे, AB लेंगे और BC ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि हमने P और B लिया है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan और थीटा। किसी के मन में सवाल एक आता होगा आप सभी का जो ये वीडियो को देख रहे हैं कि क्या मैं AB को ये पहले क्यों रख रहा हूँ, क्या मैं BC को पहले नहीं रख सकता, क्या मैं AB को नीचे नहीं रख सकता। बिल्कुल आप रख सकते हैं। आप इस प्रश्न को चाहें तो BC को ऊपर और AB को नीचे रख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जब P/B है तो tan हमने लिया है, लेकिन जब उल्टा रखोगे आप BC को ऊपर रखोगे तो B ऊपर चला जाएगा, और AB को नीचे रखोगे तो P नीचे आ जाएगा। तो जो B और P का जोड़ा लेकर के जब आप चलोगे ना तो वहाँ tan नहीं, वहाँ पर cot रखना होगा आपको। ठीक है, बिल्कुल आप रख सकते हो, आप जो चाहो ऐसा रख कर बना सकते हो, बस वैल्यू आपको सही सही बैठाना होगा। वहाँ पर tan नहीं लिखना है, वहाँ पर tan लिखने वो गलत हो जाएगा। आपको वहाँ पर क्या लिखना होगा, कॉट लिखना होगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के तहत आपको काम करना है, फॉर्मूला के बगैर आपको काम नहीं करना है। ठीक है, जैसे हमने P और B लिया है तो tan, अगर ये B/P लेते तो कॉट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने AB और BC को लिया है, दोनों तो सेम वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यू है तो दोनों कट जाएगा, बराबर है दोनों, दोनों कट के एक बार दे देगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan थीटा। क्योंकि AB और BC दोनों बराबर थे, एक जैसा वैल्यू था, एक जैसा वैल्यू था तो एक बार में वो कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। अब tan में देखना है कि भाई 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan में होता है ये tan 45 का वैल्यू होता है, और इधर हमारा tan थीटा, tan से tan ये कट जाएगा और थीटा का वैल्यू हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सा प्रश्न है, आप देख सकते हैं हमारे ऑप्शन में 45 डिग्री दिया हुआ है, और यही हमारा क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि दो खंबे हैं हमारे पास, एक 13 मीटर है और एक का है 7 मीटर। ठीक है, ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, बिल्कुल लंबे, एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे ऊर्ध्वाधर, एक दूसरे के आमने सामने से खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, यानी ये जो नीचे नीचे जो है, ये नीचे नीचे की दूरी जो है वो कितना है, 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, मतलब दोनों का जो सिर है, ठीक है ना,
जो शीर्ष भाग है, ऊपरी भाग है, उसके जो है बीच की दूरी हम लोग को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, और हमारा देख सकते हैं कि हमारे पास दो खंभे हैं। ठीक है, दोनों की लंबाई अलग अलग है, लेकिन दोनों जो है ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल जो है हमारा आमने सामने समानांतर खड़े हैं। आप देख सकते हो कि एक की लंबाई जो है कितनी दी हुई है हमारे पास, 7 मीटर। ठीक है, एक की लंबाई 7 मीटर है, और दूसरे की जो लंबाई है वो 13 मीटर है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो, जब ये 13 है तो इतनी दूरी ये भी 13, ये सॉरी ये 7 है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी, इतनी दूरी। और टोटल हमारे पास कितना है, 13, तो ये वाला बचेगा कितना, 6। 7 और 6 होता है 13। ठीक है, ये 13 हो जाएगा, टोटल जोड़ने पर 13 हो जाएगा। और जब ये 7 है तो इसके बिल्कुल आमने सामने का वैल्यू होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आपने पढ़ा होगा। तो जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। तो ये जो बचा हुआ भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, 6 मीटर, क्योंकि पूरा टोटल जो है 13 है, तो 13 में से 7 को माइनस करें तो 6 मिलता है हमें। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ना है, और इनके पादों के बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 मीटर। तो जब ये 8 मीटर है तो ठीक है, इसके सामने ये भी 8 मीटर हो जाएगा। अब भैया आपको क्या मिल गया इस प्रश्न में, आपको मिल गया बी, आपको मिल गया पी, और आपको निकाल देना है एच, क्योंकि यही तो सिरों के बीच की दूरी है। ये सिर इसका यहाँ है, एक सिर का यहाँ है, और इनके बीच की दूरी निकालना है। यानी अगर हम इस ऊपर वाले त्रिभुज में कर्ण निकाल दे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो ये वैल्यू है हमारे पास, ए है, बी है, सी है। ठीक है, यहाँ पर मान लो तो डी है, यहाँ पर मान लो कि ई है। तो अगर हम ए डी और सी में चलें, ए डी सी में जब हम लोग चलें, तो इसमें हमारे पास आधार भी पता है, लंब भी पता है, कर्ण निकाल देना है। ठीक है, तो सिंपली आप लिखो त्रिभुज ए डी सी में, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कर्ण निकाल देना है। ए डी सी में आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। ए सी क्या है, कर्ण है, एच से डिनोट करेंगे हम लोग इसको। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कर्ण निकालने का फॉर्मूला हमने चैप्टर 8 में ही पढ़ा रखा है, कि जो h जो होता है वो कैसे निकलता है, √अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इस फॉर्मूले पर निकलता है। तो हमारा जो p है वो क्या है, CD है, और हमारा जो b है वो क्या है, AD है। और CD का वैल्यू कितना है, 6, और AD का वैल्यू कितना है, 8। और 6 का स्क्वायर होता है 36, 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, 88 64, और 64 और 36 को जोड़ने पे आता है 100, और 100 का रूट वैल्यू कितना होता है, 10 × 10 यानी 10 मीटर। यानी सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। यही तो हमारा आंसर होगा, और यही तो हमारा ऑप्शन में भी सही होगा, 10 मीटर। तो बहुत आसान है विद्यार्थियों, ये चैप्टर सिर्फ डरवाता है, आपको डरावना लगता है लेकिन है नहीं। हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आपका एक वीडियो में सारा डर हम निकाल देंगे इससे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। देखिए ध्यान से, 25 मीटर हमारे पास एक ऊंची चोटी है। ठीक है, और 25 मीटर ऊंची चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है। मतलब जितना आप ऊपर देख रहे हो उतना ही डिग्री नीचे भी देखने पे बन रहा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये शानदार क्वेश्चन हम इसको कहेंगे। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। 6 नंबर प्रश्न में देखिए हमारे पास क्या है, इसका फिगर को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फिगर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमारे पास देख सकते हैं एक इस तरह से एक जो है पहाड़ की चोटी है, और इसके ठीक सामने एक टावर बना हुआ है। ठीक है, ठीक सामने ये वाला जो है वो मीनार है, ये वाला पहाड़ की चोटी है। आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ से इसके ऊपरी सिरे को देखें, और आप यहीं से इसके निचली सिरे को भी देखें। ठीक है, और ये वहाँ ऐसे सामने वैल्यू को मिला देते हैं। तो आपने जो ऊपर की ओर देखा तो भी थीटा डिग्री कोण बना, नीचे देखा तो भी थीटा डिग्री का कोण बना, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर का कोण बना है। ऊपर जितना एंगल देखे हो उतना ही एंगल नीचे भी बना है। तो
ऊपर का ना वैल्यू हमको दिया है ना नीचे का वैल्यू दिया है, तो हमने थीटा मान लिया कि थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, नाम दे दो इसका, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, हमने नाम दे दिया इसका। अगर ये 25 मीटर ऊंची चोटी है, ये 25 मीटर ऊंची चोटी है, ठीक है, तो मीनार की हमें क्योंकि क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, तो ये 25 है तो सामने वाला वैल्यू ये भी तो 25 होगा। अभी तो ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और यदि ये x डिग्री है, बीच का कोण, बीच की दूरी नहीं पता है, x मान लिया हमने, तो ये x है तो ये भी क्या है, x है, ये भी x वैल्यू है। ठीक है, तो अब जो है हमें इस प्रश्न में सॉल्व करना है, तो हम लोग थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाने वाला है, थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। कभी कभी हो सकता है कि ये 5 नंबर में भी पूछ दे आपसे। ठीक है, तो हम जो है पहले छोटे वाले त्रिभुज ए बी और ई में चलेंगे। त्रिभुज ए बी और ई में चलेंगे। त्रिभुज ए बी ई में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे ए बी और हम लोग लेंगे बी, क्योंकि ये वाला वैल्यू इस वाले जो हमें दिख रहा है भुजा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग लेंगे ए बी और हम लोग लेंगे बी। ठीक है, और इधर लेंगे हम लोग tan में थीटा। ठीक है, अब ए बी का वैल्यू देखो कितना है, 25, तो रख दो 25। बी का वैल्यू कितना है तुम्हारा x, तो रख दो x, और tan में थीटा नहीं पता है, छोड़ दो इसको, tan थीटा ही, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं ये ऊपर वाले त्रिभुज में, जिसका नाम है ए डी और सी, ए डी और सी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में हम लोग यहाँ पर भी क्या लेंगे, सी डी लेंगे, लंब लेंगे और आधार ए डी लेंगे, यानी सी डी बाई ए डी लेंगे, और यहाँ पर भी लिखेंगे tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर भी tan क्यों आया, हमने पी और बी लिया है, आधार और कर लंब और आधार लिया है। यहाँ पर भी tan क्यों आया था, क्योंकि हमने यहाँ पर भी लंब और आधार लिया था। अब देखो सी डी का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, लेकिन ए डी का वैल्यू हमें पता है, इसको मान लो तुम y मान लो, तो सी डी की जगह पे ऐसे लिखो y लिखो, और ए डी के जगह पे क्या लिखो, ए डी के जगह पे मान लो x, देखो यहाँ पर x दिखाया भी हमने, डिनोट भी किया है, तो यहाँ x लिख दो और यहाँ लिख दो tan थीटा, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझ रहे हो, सी डी लंब y है, हमने y लिख दिया, आधार x है, हमने x रख दिया, और tan तो थीटा हम लोग अभी चल ही रहे, क्योंकि थीटा का वैल्यू हमें पता है नहीं। अब दोनों समीकरणों को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों tan थीटा का ही वैल्यू है, दोनों समीकरणों को बराबर कर दो। देखो यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को बराबर करने का, क्योंकि दोनों समीकरण हमारा क्या है, एक जैसा है। तो एक का वैल्यू हमें क्या मिला था 25/x, और दूसरे का वैल्यू मिला था y/x। ठीक है, दोनों समीकरणों में आपने देखा था कि समीकरण एक जो है हमें वो दिया रहा था कि tan थीटा इक्वल टू 25/x, और दूसरा जो समीकरण था वो tan थीटा इक्वल टू y/x, तो दोनों तो tan ही थीटा के बराबर वैल्यू दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पर बराबर कर दिया, ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 25। देखो y जैसे ही तुमको मिलेगा 25, इस फिगर में वापस आ जाओ, आधा वैल्यू तुमको पता था ही कि ये 25 है, क्यों, क्योंकि ये इसका बराबर था, आमने सामने की वजह थी। अब y भी तुमको क्या मिल गया 25, तो 25 और 25 को जोड़ दो, तो टोटल मीनार की ऊंचाई कितनी मिलेगी 50। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 25 तो आधा पता ही था, और उसमें y जोड़ दो, और y का वैल्यू भी 25 मिल गया, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में देखो 50 मीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी भूमि का एक बिंदु है जहाँ से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब कहीं मीनार है, एक टावर है, वहाँ से 30 मीटर की दूरी पर भूमि पर, जमीन पर एक बिंदु है,
वहां से जब हम उस टावर यानी मीनार के जब ऊपरी सिरे को, शिखर को देख रहे हैं, उसका शीर्ष को देख रहे हैं, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बड़ा सा आसान सा प्रश्न है ये, ठीक है। देख लो, मान लो कि हमारे पास एक इस तरह का कोई टावर है, ये वाला टावर है, ए और बी टावर है, जमीन से, ठीक है, जो है वो दिया हुआ है हमें 30 मीटर की दूरी पे। ये 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है यहाँ पर, जिसका नाम हमने सी ले लिया। यहाँ से जब हम टावर के ऊपरी सिरे को देखते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ए बी का वैल्यू हमें निकालना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखो, इसमें हम लोग को ये पी का वैल्यू, पी का लेना है, क्योंकि पी से हमको मतलब है। बी आधार यहाँ पर दिया हुआ है, यह भी लेना है। यहाँ पर कर्ण का कोई रोल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में कहानी चल रही है। और त्रिभुज ए बी सी में जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग को देखो पी लेना है और बी लेना है, एच तो लेना नहीं है। तो हम लोग ले लेंगे ए बी जो कि पी है, और बी सी जो कि हमारा बी है। हमने क्या लिया? पी और बी। और पी और बी क्या देता है? टेन। कितना डिग्री? थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री, तो टेन 30। अब देखो, ए बी तो हमें पता नहीं है, तो ए बी की जगह पे ए बी छोड़ दो। बी सी हमारा कितना है? 30, यहाँ पर 30 लिख दो। और टेन 30 का वैल्यू कितना था? 1/√3, क्योंकि याद रखना होगा आपको, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा रखा है, कैसे मान निकालना है ये भी बता रखा है। तो नहीं देखे हो तो भाई पहले जाके देख के आओ, देख लो पहले जा करके, तब तो ये ज़्यादा चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूँ। तो देखो, तो यहाँ पर क्या होगा कि टेन 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, ए बी, और यहाँ पर बी सी हमारा 30 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी इंटू √3 क्या मिलेगा हमें? ए बी इंटू √3। और 30 इंटू 1 क्या मिलेगा हमें? 30 मिलेगा। तो अब ए बी इक्वल टू 30, ये जो गुना के रूप में √3 है, तो अब देखो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड के रूप में आ जाएगा। और जब भाई डिवाइड के रूप में आएगा, तो यहाँ से तुमने क्या सीखा? हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। √3 से गुना भी करो, √3 से भाग भी करो। अब यहाँ से सॉल्व करो, √30 में √3 से गुना करोगे क्या हो जाएगा? 30√3। और हमने अभी पीछे बताया कि √3 सेम वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेम रूट के अंदर आते हैं, दो जोड़ा में से एक बाहर निकल जाता है, तो कितना हो जाता है? 3। तो यहाँ हो जाएगा 3, और 3 से ये 30 कितने में कटेगा? 10 बार में, 3 9 से 30, और यहाँ पर √3 मीटर, और यही तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो था वो क्या था? 10√3 मीटर। आप देख सकते हो 7 का बी, बहुत आसान था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 8? यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। क्या कह रहा है? यदि एक सूरज है, सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 50 मीटर कम यानी घट जाती है, यानी कम हो जाती है। तो हमें मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छी क्वेश्चन है, 2018 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, और कभी कभी ये 5 नंबर में भी आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि देखिए यह एक मीनार है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से इसका फिगर बनाइएगा, देख लीजिए, इस तरह से फिगर जो है इसका बनाने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर नाम रख लीजिएगा ए, यहाँ पर नाम रखिएगा बी, यहाँ पर रखिएगा सी, और यहाँ पर रखिएगा डी, ठीक है। और ये थोड़ा सा इस तरह से आपको बढ़ा देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू है कि देखो, पहले ये 45 डिग्री था, ठीक है, मीनार की छाया की लंबाई। देखिए अभी घट के जब ये 60 डिग्री होता है उन्नयन कोण, सूरज जैसे जैसे ढलता है वैसे वैसे उन्नयन कोण कम होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो 45 डिग्री से 60 डिग्री जब होता है, कितनी? 50 मीटर छाया घट जाती है। 50 मीटर जो है छाया पीछे की ओर घसक के यहाँ से डी बिंदु से सी बिंदु पर चली जाती है, ठीक है। तो हमें जो है
मीनार का जो है क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है ना, ऊंचाई निकालना है। तो देखो पहले ये समझ लो, जब ये त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे हम लोग ए बी सी का हम बात करेंगे, तो ए बी सी में आप देखोगे कि ये तो 90 डिग्री का कोण बना रखा है, मीनार तो सीधा खड़ा है, और त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है 180, 90 60 50 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा वैल्यू 30। मैं इसलिए 30 बता रहा हूँ कि इसका हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में, हम त्रिभुज पहले चलेंगे बड़े वाला त्रिभुज ए बी और डी में, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, ए बी लेंगे और बी डी लेंगे, हम लोग लेंगे ए बी बाई बी डी, और यहाँ पर लिखेंगे tan कितना डिग्री, बड़ा वाला यहाँ एंगल कितना बना रहा है 45, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा पूरी जो लंबाई है वो x अभी मान के चलना है, बी डी की लंबाई कितनी है x मान लेते हैं। तो हमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए बी की जगह पे ए बी लिखेंगे, बी डी की जगह पे x लिखेंगे, और tan जो 45 होता है उसका वैल्यू होता है 1, और 1 के नीचे क्या छुपा होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी में x गुना करोगे तो ए बी बन जाए ए बी मिलेगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x बन जाए x मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज छोटा वाला, ये जो छोटा वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, ए बी सी में चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में जब हम चलेंगे तो हम लोग वही फिर से वही लेंगे ए बी, लेकिन यहाँ पर लेंगे सिर्फ बी सी, तो लिखेंगे ए बी बाई बी सी। यहाँ पर भी कितना डिग्री बनना है tan 30 डिग्री आप लेंगे, 60 नहीं लेंगे, tan कितना लेंगे 30 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मीनार की ऊंचाई झुकाव जो है मीटर लंबाई 5 घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर tan लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या लिखेंगे कि हमारा जो ए बी है, सॉरी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी सी लेंगे क्योंकि ये त्रिभुज को हम लोग इस एंगल से ले रहे हैं, ये इस एंगल से, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है, तो ये बी सी और बाई लेंगे ए बी, तो यहाँ पर बी सी बाई ए बी लेंगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पर। अब यहाँ पर tan 30 डिग्री, ठीक है। अब बी सी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू हमारा कितना है x, बी से लेकर डी तक, और सी से लेकर डी तक कितना है 50, तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे x माइनस 50, टोटल वैल्यू x है उसमें से 50 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 50, तो बी सी की जगह लिखेंगे x माइनस 50, और ए बी का जो वैल्यू है देखो यहाँ पर ऊपर हमने सॉल्व किया कि ए बी हमारा कितना है x है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है 1/√3। अब देखो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 को मल्टीप्लाई करना होगा इधर x माइनस 50 से, और x बन जाए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर x मिलेगा, ठीक है समझ आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 50 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3 आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 50, अभी मैंने गुना नहीं किया, जब मल्टीप्लाई के रूप में रखा है, और यहाँ x बन जा x रखा है, ठीक है। जब हम लोग आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें √3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x मिलेगा, ठीक है। और √3 को हम लोग जो है 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 50√3, और उधर हमारा क्या है x है, ठीक है। अब x को x की तरफ करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √3x, ये प्लस x है बराबर किधर आएगा माइनस x हो जाएगा, और ये जो माइनस 50√3 है उधर बराबर के जाकर के उधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर √x और x का जो हम लोग कॉमन ले लेंगे, बाहर खींच लेंगे, तो हमें यहाँ बचेगा √3, और यहाँ से पूरा x बाहर चला गया है तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ हमारा हो जाएगा 50√3,
ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या कि x बराबर 50√3 और ये जो मल्टीप्लाई के रूप में है, यह जो टर्म है जो √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आएगा तो हम बनेगा हमारा डिवाइड के फॉर्म में। और यहाँ से आपको करना है हर का परिमेयकरण, जो कि आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अगर यहाँ माइनस है तो आपको क्या लगा के करना है, प्लस लगा के हम लोग क्या करते हैं, गुना भी करते हैं और भाग भी करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन ऑफ, ठीक है, रेशनल नंबर्स, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ से क्या करोगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 50√3 का मल्टीप्लाई होगा किससे, √3 + 1 से। 50√3 यहाँ से आ गया और ये हमारा √3 बना, ठीक है। और नीचे हमारा क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, जिसका आपने फॉर्मूला क्लास 7 में पढ़ा होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो फॉर्मूला देता है a² माइनस b², ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √3 का स्क्वायर यानी a² माइनस 1 का स्क्वायर b²। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 50√3 और √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, पहले √3 से मल्टीप्लाई करो अंदर, 50 को भी बाहर रखो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3। देखो अभी हमने 50 को बाहर रखा है, 50 देखो 50 को मैंने बाहर रखा है, सिर्फ इस √3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3, और ये 50 अभी भी बाहर है। यहाँ देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर मतलब 2 बार रूट, और 2 बार रूट को एक सिंगल रूट में लेंगे, जो जोड़ा मिलता है एक बाहर निकल जाता है, यानी √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3, 1 का स्क्वायर क्या मिलता है 1, ठीक है। अब आप देखो ऊपर गुना मत करना, सिर्फ छोड़ दो उसको ऐसे ही। देखो 3 में से 1 गया 2, और ये 2 से 50 कितने बार में कटेगा, 25 दूनी 50, यानी 25 ऊपर में रहेगा और √3, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है। चाहोगे तो आप गुना भी कर सकते हो, 25 को 3 से गुना करो तो 75, और 25 में √3 में तो √3, 25√3। तो अगर वो ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऑप्शन में जो हमारा दिखाई दे रहा है वो यहीं तक है। देखो ये वाला डी नंबर 25 और 3 + √3, 25 3 + √3, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो जाती है तो आप क्या करोगे, ये प्रश्न हमने किया है। क्वेश्चन नंबर पीछे की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये कि एक खंभे की ऊंचाई और उसकी छाया की जो लंबाई है वो समान है, तो उसका उन्नयन कोण कितना था, 45 डिग्री आया था। इस प्रश्न भी ये बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पर भी देखिए क्या है कि खंभे की छाया और उसकी परछाई दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है। छाया की और जो है खंभे की ऊंचाई बराबर है, तो इसका मान क्या होगा, इस प्रश्न में भी 45 डिग्री ही आएगा, 45 डिग्री ही आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर भी छाया जो है खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई, छाया जो है छाया की ऊंचाई और खंभे की ऊंचाई दोनों की लंबाई जब समान होगी तो वहाँ पर 45 डिग्री आंसर होगा। ये प्रश्न जो है हम लोग पीछे कर चुके हैं, उसी के जैसा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 11 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। पहले 11 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद 10 नंबर पर आएंगे कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण हमें निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण हमें निकालना है जब 6 मीटर ऊंचे खंभे यानी खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है और छाया की जो लंबाई है 2√3 मीटर जो है वो छाया की लंबाई है, तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहले इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं। हम लोग 11 नंबर कर रहे हैं। 11 नंबर प्रश्न में क्या कहा कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक वैल्यू ले लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, पहले ABC नाम रख लेते हैं इसका। हमें थीटा निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है, हम यहाँ पर थीटा मान लेंगे। ये कहता है कि खंभा की ऊंचाई 6 मीटर है, चलिए खंभा 6 मीटर है और परछाई जो है वो 2√3 मीटर है, नीचे परछाई बनेगा। इस प्रश्न में भी आप देख सकते हो कि हमें P से मतलब है, हमें B से मतलब है, हमें H से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लेंगे, त्रिभुज
ए बी सी में जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, ए बी लेंगे और नीचे से बी सी लेंगे, ए बी बाई बी सी लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा। tan कहाँ से आया, क्योंकि हमने पी और बी लिया है, बार बार बता रहे हैं हम इसको। अब ए बी 6 है और ये हमारा 2√3 है और ये हमारा है tan थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि पहले तो इसको कटा दो, 2 3 जा 6, अब ये हो गया 3/√3 और इधर हमारा क्या है tan थीटा। तो अब यहाँ से तुमको क्या करना है, हर का परिमेयकरण, √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई भी करना है, √3 से डिवाइड भी करना है, इसको क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण। तो अब जो हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 3√3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3 और इस 3 से इस 3 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा इधर क्या बचा सिर्फ √3। अब tan में √3 किसका वैल्यू आपको ये ढूंढना है, तो tan में √3 होता है tan 60 का, tan से tan कट जाएगा और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि आपका भी भला होना चाहिए, आपके दोस्तों का भी भला होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 12 नंबर की तरफ चलते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई का ऊंचाई बराबर हो जाता है। सेम क्वेश्चन आ गया, यही 9 नंबर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन 12 नंबर है और यही क्वेश्चन पीछे की ओर 4 नंबर है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन इस पर 45 डिग्री ना कह के थोड़ा सा आपको घुमा के क्वेश्चन कर दिया कि π/2 π/3 π/4 π/6। तो पाई का जो वैल्यू होता है देख लो, त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू होता है 180 और 180 जब होता है तो ऑप्शन आपने जब देख लिया कभी भी देखो, देखो छाया की लंबाई और खंभे या मीनार कुछ भी ले लो, मीनार की लंबाई दोनों जब बराबर बन जाए ना तो उसका आंसर होता है 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री में ही दोनों का मान बराबर हो सकता है। तो अब जो तुम्हारा वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन में, चलो π/2, यहाँ पाई होता है 180, 2 से कटाओगे 90 आएगा, नहीं ये 45 डिग्री तो नहीं आया, π/3 ले लो, पाई हमारा 180 है नीचे 3 60 डिग्री, ये भी ऑप्शन फ्लॉप हो गया। π/4 ले लो, 180/4 कटा लो भाई, 4 से 180 को भागा नहीं आते तो भागा कर लो, 4 16, 8 में से 6 गया 2, ये कट जाएगा ऊपर से 0, देखो 4 5 20, ये दे रहा है 45 डिग्री, यही सब यानी 45 डिग्री को आप π/4 भी कह सकते हो और नहीं तो सिंपल 45 डिग्री अगर ऑप्शन में है तो 45 डिग्री आप आंसर मार लेना। ठीक है ना, तो बहुत आसान से हमने 12 नंबर प्रश्न को भी हमने कर लिया। क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर की तरफ कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री हमारा बनेगा। ठीक है, तो हमारा यह जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, चलिए देखते हैं 12 को। चलिए, तो 12 नहीं, ये सॉरी 12 तो हम लोगों ने कर ही लिया, π/4। 13 नंबर कि हमारे पास 5 मीटर ऊंची जो है चोटी है, एक देखिए यहाँ पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग चलते हैं। 13 नंबर कहता है कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार, तो यहाँ पर मीनार है और मीनार की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है, नाम ले लो A B और C। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर, देखो दूरी पर यहाँ पर 5 मीटर नीचे जो है पाद बिंदु से दूरी है, दूरी पर क्या है हमारे पास कि दूरी पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ से इसका जो हम लोग देखेंगे तो उन्नयन कोण यानी थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन आपने ध्यान से समझा कि हमारे पास एक मीनार है, ए बी मीनार है, मीनार की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है, एक उसके पाद बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है जिसका नाम सी है। यहाँ से जब आप मीनार के चोटी का उन्नयन को निकालने जाओगे तो उसका क्या कितना एंगल होगा, कितना डिग्री पे वो दिखाई देगा, ये हमें थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है।
चलो भाई निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में चलो, और ए बी सी में चलो तो क्या चलो, हमारा ये P है, हमारा ये B है, और देखो H से तो कोई मतलब है नहीं, H का तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या चलोगे तो ले लो भाई ए बी और ले लो बी सी, और P और हमने B लिया। अब तो पूछना ही मत कि tan कहाँ से आ गया, tan और थीटा निकला होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालना है। तो ए बी हमारा हो जाएगा 5, बी सी भी हो गया भैया 5, और यहाँ पर चल रहा है tan थीटा, 5 से 5 कट गया, कितने बार में, एक बार में। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 1 बराबर में। अब थीटा और tan में ही देखोगे भैया 1 किसका वैल्यू होता है, तो 1 होता है tan 45 का, tan से tan कट गया, और थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल हलवा प्रश्न है ये, 45 डिग्री, इसका भी आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध है, बताइए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों जो होते हैं वो समान होते हैं, आपको याद रखना है, ये याद रखने वाला प्रश्न है, दोनों समान होते हैं, ठीक है ना। 45 डिग्री का जब कोण बन जाता है तो उन्नयन और अवनमन दोनों क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, इसलिए दोनों में संबंध क्या होगा कि दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देख रहे हैं ना, यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे के लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 15 नंबर। 14 नंबर तो हम लोगों ने याद करना था समान, जिसका आंसर आया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले वो फिगर बना लेते हैं। लगभग सारे फिगर देखिए एक ही जैसे हैं, ए बी और सी, हम लोग इसका वैल्यू रख लेंगे, मान रख लिया हमने। हमारे पास देखो क्या कहा है कि एक हमारे पास खंभा है जिसके छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की √3 गुना है। तो मान लो कि ये x है, मान लो कि ये x है, खंभे की लंबाई x है, तो जो छाया की लंबाई है वो किससे क्या है, √3 गुना है, यानी √3 गुना x, खंभे की ऊंचाई की √3 गुना है। तो नीचे जो होगा, जो परछाई बन रही है उसकी, वो कितनी हो जाएगी, √3 गुना x, यानी √3x। चलिए गुना हटा देते हैं, √3x तो अच्छे से लिख देते हैं। देखो ध्यान से, ये क्या है, √3x हो गया। तो हमें क्या निकालना है कि हमें ये निकालना है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी थीटा का मान यहाँ पर भी निकालना है, कितना थीटा है, कब कौन बन रहा है। तो यहाँ पर भी त्रिभुज देखो, यहाँ पर P का बात हो रहा है, यहाँ B का बात हो रहा है, यहाँ H का कोई बात नहीं हो रहा। तो हमें क्या लेना है, ए बी बाई बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चलेंगे, और हम लोग क्या लेंगे, ए बी, हम लोग क्या लेंगे, बी सी, और इधर देखो थीटा, tan थीटा, थीटा का तो वैल्यू है नहीं, थीटा में निकालनी है, तो tan थीटा। अब ए बी देखो x है, और बी सी हमारा क्या है, √3x है, और इधर हमारा क्या चला है, थीटा, tan थीटा, x से x कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, यानी कि tan थीटा का वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, 1/√3। और 1/√3 जो होता है वो tan में 1/√3 किसका होता है, tan 30 का, tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी आसान ये सब प्रश्न है। चलिए 15 नंबर भी हमारा हो गया। 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो 16 नंबर, एक आदमी, ठीक है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एक आदमी 24 मीटर पहले पश्चिम जाता है, तो देखो, तो जो डायरेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जो व्यक्ति है हमारे पास, एक आदमी है, पहले वो कहाँ जाता है, पश्चिम की तरफ जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ पश्चिम, ये प्रारंभिक बिंदु है उसका, मान लो वहाँ से वो कितना गया, पश्चिम की ओर गया, ये देखो वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, पश्चिम की तरफ गया, ठीक है। और वो पुनः फिर क्या जाता है, 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। देखो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से पहले वो कहाँ गया, पश्चिम की ओर गया, कितना गया, 24 मीटर। यहाँ से फिर वो
उत्तर की ओर जा रहा है, तो उत्तर किधर है, ऊपर। तो उत्तर की ओर यानी यहीं से वो ऊपर की ओर गया, यहाँ पहुंच गया। कितना मीटर गया, 10 मीटर उत्तर गया। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया था, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। 24 मीटर पहले कहाँ गया, पश्चिम गया, पश्चिम गया। उसके बाद यहाँ से 10 मीटर कहाँ गया, उत्तर गया। मैप को देखो, पश्चिम इधर, यहीं से उत्तर जाना हो तो ऊपर की ओर, तो यहाँ से ऊपर की ओर गया। तो अब हमें बताना है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी वो यहाँ से चला था, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये देख लो, ये हमारा हो गया आधार, ये हो गया हमारा लंब, और भैया आपसे कर्ण पूछ रहा है। कितना आसान है, कर्ण पूछ रहा है आपसे, लेकिन प्रश्नों के जाल में आपको उलझा के रखा हुआ था। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको कर रहा है, जिससे कि आप उलझ जाते हैं ऐसे प्रश्नों में और कहते हैं कि बाप रे बाप, ये कितना हार्ड क्वेश्चन है, ये तो मेरे से बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझोगे, मैथ को अच्छे से समझोगे, ये प्रश्न आपके लिए चुटकियों का खेल है। तो चलो एच निकाल देते हैं लोग। एच का फॉर्मूला क्या पढ़े हो भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना पढ़े हो, जहाँ भी पढ़े हो यही तो टीचर आपको पढ़ाया होगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नहीं पढ़े हो तो यहाँ पढ़ लो, कहीं पढ़ लो भाई, अपनी ज़िंदगी को संवार लो। तो P हमारा देखो 10 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 का स्क्वायर। B हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर कर लो। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और 24 का कितना होता है, 576। अब कहोगे कि भैया ये कैसे हो गया, 8वां क्लास का चीज़ है भाई, अगर 8वां क्लास में नहीं पढ़े हो तो यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा आपको। स्क्वायर का मतलब होता है कि 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 से ही गुना करना है, 10 दहा के 100। उसी तरह 24 का स्क्वायर है तो 24 को 24 से ही गुना करना है, कितना, 576। जोड़ लो, 676 हो जाएंगे। 576 में 100 जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 676 हो जाएंगे। और 676 किसका रूट होता है, 26 का। 26 गुना 26, 2 मिला था, एक बाहर निकल गया, और यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा बताइए, यही आप देख सकते हो, 26 मीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो काफ़ी, यह भी जो प्रश्न था वो आसान सा प्रश्न था। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देख सकते हो कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बना लो इसी तरह का फिगर, रख दो नाम ABC। क्या कहता है कि मीनार, एक यहाँ पर ये देखो, ये मीनार है, AB हमारा मीनार है। मीनार से कितनी मीटर, तो 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, मान लो C है, और वहाँ से जब तुम मीनार को जाकर के ऊंची सिरे को देख रहे हो, शिखर को देख रहे हो, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। आपसे क्या पूछा है, ये AB मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये हमारा P है, ये हमारा B है, और हमारा H से तो कोई मतलब है नहीं। तो इस केस में भी हम लोग वही करेंगे, त्रिभुज ABC में जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग लेंगे AB/BC, और यहाँ पर लिखेंगे tan का 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है। तो AB जो हमारा है वो क्या है, नहीं पता है, छोड़ दो। BC तो तुम्हें दिया हुआ है 100, और tan 60 का वैल्यू तो तुम पढ़े हुए √3। नहीं पढ़े हो तो यहाँ से याद कर लो, और यहाँ से भी तुम याद नहीं करोगे ना, तब तो तुम्हारी जिंदगी का कुछ नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो AB, और यहाँ पर देखो 100 है, यहाँ से जाकर मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई करो ना, AB बन जाए AB, और 100 में √3 से गुना कर लो तो क्या हो जाएगा, 100√3। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। देख लो, 100√3 मीटर आंसर, 100√3 मीटर आंसर। चलो एक दो प्रश्न और करवा देता हूँ। अगला जो प्रश्न है आपके सामने है कि दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर के ऊंचे हैं और जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा।
एक प्रश्न हमने अभी पीछे किया है इसको, ये प्रश्न जो है बिल्कुल आप देखोगे प्रश्न नंबर जो है 5 के जैसा है। यहाँ पर भी दो खंभे थे 13 और 7 मीटर ऊंचे, बीच की दूरी 8 थी, सिरों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई थी। ये भी क्वेश्चन सेम रिपीटेड है, केवल नंबर चेंज है। दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी देखिए 12 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क, प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 13 मीटर। अगर आप 13 मीटर लाते हैं, अगर आपका 13 मीटर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा 13 मीटर। मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस वीडियो को देखा है और आपने इसको सॉल्व किया है, और आपको 13 मीटर अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप लिखोगे अपना नाम, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, अपना प्लेस भी लिखना, जगह भी लिखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक ऊंचाई है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी ऊंचाई जमीन पर छाया की लंबाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया, सेम क्वेश्चन हमने पूछा, देखिए यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुनी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा बस चेंजेस है। इस 15 नंबर प्रश्न में देखिए हमने क्या कहा था कि खंभे की छाया लंबाई की √3 गुनी है। यहाँ पर छाया जो थी वो लंबाई के √3 गुनी थी। यहाँ पर क्या किया है इस क्वेश्चन में, छाया की लंबाई जो है, स्तंभ जो है वो छाया की लंबाई के √3, मैंने बात को पलट दिया है सिर्फ। यहाँ खंभा की जो लंबाई थी उसकी √3 गुनी थी कौन, परछाई, और यहाँ पर क्या है, परछाई की √3 गुनी है खंभा। तो चलिए इस प्रश्न को हमको बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में बात को सिर्फ 15 नंबर का बात को पलट दिया है और एक प्रश्न नया बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है ना कि देखो परछाई को इस बार मानना है आपको x, और जो खंभा की जो ऊंचाई है ना उसको मानना है √3x। और 15 नंबर में हम लोगों ने क्या किया था, आप ये अपनी वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, यहाँ पर था √3x और यहाँ पर था x। ठीक है, और हमें निकालना था थीटा, वहां पर भी थीटा निकालना था। तो इस प्रश्न में क्या होगा कि त्रिभुज ABC में जब हम लोग चलेंगे, त्रिभुज ABC में जब हम लोग चलेंगे, हम लोग तो वही लेंगे AB/BC लेंगे, क्योंकि हमें P से मतलब है, हमें B से मतलब है, हमें S से तो कोई मतलब है नहीं। और यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, और AB हमारा क्या है √3x है, और BC हमारा कितना है सिर्फ x है, और यहाँ हमारा tan थीटा, x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ हमारा बच गया थीटा। tan में ही देखो कि √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, 60 का, और यहाँ हमारा tan थीटा, tan से tan कट गया और थीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री आंसर। वहाँ पर 30 डिग्री आया था, यहाँ पर 60 डिग्री आया है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ आपको क्या किया है, बदल करके आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि हमने उन सारे क्वेश्चंस को किया है जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। आप इस वीडियो को देख करके ऐसे ही सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए, और आपको निश्चित है कि आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार बनाने का प्रयास कीजिए, सफलता आपको बिल्कुल हाथ लगेगी। बिहार बोर्ड की जो परीक्षाएँ हैं उसकी तिथि निकल चुकी है, और यह जो परीक्षा है जो है करीब फरवरी में आपको दूसरे दिन है, 16 तारीख को है, मेरे ख्याल से 16 तारीख को ही है। तो चलिए आप लोग जो है कठोर परिश्रम कीजिए और सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। अगर कोई चैप्टर का MCQ का वीडियो आप पहले चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उस चैप्टर का वीडियो पहले बनाऊंगा। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काम आएगी, आपको पसंद आएगा और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।